नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख को देश छोड़ना पड़ा है और उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा है। वहां पर हजारों की गिनती में आंदोलन कर रहे छात्रों ने खुशी मनाई है और बहुत सारे आंदोलनकारी छात्र प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गए हैं। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए पूरे 5 साल हो गए हैं। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को ये धारा हटाई गई थी, जिसको लेकर आज कश्मीर के अवाम ने इसे काला दिन मनाया है। बीते शुक्रवार अमेरिका में नौकरियों का डेटा जारी होने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज एशिया के बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई। इवन भारत के बाजार में भी खासी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी में भी आज भारी गिरावट हुई है। बिहार के वैशाली जिले में करंट लगने के कारण 9 कावड़ियों की मौत हो गई है और 2 कावड़िए घायल हुए हैं। वहीं पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। आज वह ब्रॉन्ज मेडल मैच भी हार गए हैं। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज वुमेन रेसलिंग में भी निशा दहिया ने एक बाउट जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर आज पंजाब सरकार को हाई कोर्ट के सामने अपना मुंह खोलना पड़ा है। पंजाब सरकार ने बताया कि आने वाले सितंबर महीने में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में पिछले 1 साल से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। 1 साल पहले ही पंचायत का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हरियाणा चुनाव को अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसानों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों का 133 करोड़ का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कुरुक्षेत्र में घोषणा की है कि वे सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब के बरनाला में किसान संगठनों ने आजादी के जश्न का बायकाट करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि वे एमएसपी की खरीद गारंटी के अलावा नए आपराधिक कानूनों का भी विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप केस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान का नाम उछल रहा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। लड़की की हालत खराब हो गई है और उन्हें लखनऊ दाखिल करवाया गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। और पहली खबर दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के एक मुल्क से ही है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा है। ये जानकारी वहां के आर्मी चीफ ने ट्विटर पर दी है। इसके अलावा वहां पर इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा है। आप सबको पता है कि पिछले 1 महीने से वहां पर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। काफी बड़ा आंदोलन वहां पर हो रहा है। आंदोलन किस चीज के खिलाफ है? आंदोलन इस चीज के खिलाफ है जिन शेख हसीना एक रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए, जिसके तहत ये कहा गया कि जिन भी परिवारों ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसकी खिलाफत वहां के स्टूडेंट्स ने की। इसके बाद उनके रिजर्वेशन कम करने के लिए शेख हसीना तैयार हो गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स कंप्लीट रोल डाउन चाहते थे और इसी के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। सिर्फ 15 दिनों में ही 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो गई जो आंदोलन कर रहे थे। बहुत हिंसक, बहुत वायलेंट आंदोलन थे। आप सबने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी, कैसे आर्मी ने स्टूडेंट्स के ऊपर दमन किया, वो भी आपको मिली होंगी वो तस्वीरें। पुलिस ने किस हिसाब से स्टूडेंट से डील किया, वो भी आपको तस्वीरें मिली होंगी। और अब 1 महीना खत्म होने को है, लगभग 300 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है और शेख हसीना पर एक दबाव था। आज फाइनली शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। एक हिसाब से बांग्लादेश अब पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक अराजकता, अनार्की के दौर में गुजर रहा है। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वहां पर मिलिट्री रूल लगाया जा सकता है और कई किस्म की संभावनाएं हैं। इसको लेकर भारत के जो प्रवक्ता हैं विदेश मामलों के, रणधीर जायसवाल, उन्होंने बहुत खराब बयान जारी किया। उन्होंने एक बयान मीडिया में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। इसको लेकर बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि
आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ये हमारा सिर्फ आंतरिक मामला नहीं है। हमारे देश जो हमारा मुल्क है वो वाकई में एक बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। उसमें भारत को हमारी मदद करनी चाहिए, बजाय कि आंतरिक मामला कह के मामले को टरका देना चाहिए। तो एक हिसाब से जो भारत का जो ऑफिशियल बयान है कहीं ना कहीं बांग्लादेश मामले में, उसको लेकर बांग्लादेश में रोष है और बांग्लादेश की जो सिविल सोसाइटी है या आंदोलनों के लोग हैं वो गुस्से में हैं। खैर, शेख हसीना भाग जाने के बाद आज ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां पर कुछ डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूँ। पहली डेवलपमेंट तो यही सुनने को आ रही है कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री के आवास में स्टूडेंट्स घुस गए हैं। बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं वो तोड़ फोड़ मचाते भी देखे गए, चीजें उठा के लेके जाते भी देखे गए। और ढाका में आज पूरे दिन कयास रहा, सड़कों पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं। कई स्टूडेंट्स जीत का जश्न भी मना रहे हैं। इवन जो शेख हसीना के जो दादाजी थे मुजीबुर रहमान, उनके स्टैचू के ऊपर भी स्टूडेंट चढ़ गए थे, उनको उसको तोड़ने की कोशिश भी हुई, लेकिन बाद में आंदोलनकारियों ने समझा दिया, उसके बाद वो नीचे आ गई। तो जो बांग्लादेश है वो इस समय जो स्टूडेंट्स का जो आंदोलन है उसके आग में अभी भी सिक रहा है और अभी तक ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि मामला शांत होगा। हालांकि जो शेख हसीना अपने बहुत सारे मंत्रियों के साथ देश से बाहर चली गई हैं। अब हम अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर जम्मू कश्मीर के बारे में है। आज जम्मू कश्मीर को सही 5 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 हटाए, यानी कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए हटा दिया था। आर्टिकल 370 में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो जम्मू कश्मीर को कुछ स्वायत्तता देते थे, जैसे कि वहां पर कोई बाहर का इंसान जमीन नहीं खरीद सकता था। इसके अलावा वो अपने अकॉर्डिंग संविधान में कुछ बदलाव करके वहां पे रह सकते थे। कश्मीर का अपना फ्लैग था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन 370 आर्टिकल 370 इस बीजेपी सरकार ने हटा दिया था। इसको लेकर भारत के जो बाकी के सूबे हैं वहां तो जश्न मनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे काला दिन माना जाता है। आज जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि 5 अगस्त दरअसल कश्मीर के लिए एक काला दिन है, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है। ये स्टेटमेंट आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से आई है। और बहुत सारे आज जगहों पर जम्मू कश्मीर में मुजाहरे भी हुए, आंदोलन भी हुए, जिसमें कहीं ना कहीं भारत की खिलाफत की गई कि उन्होंने जो आर्टिकल 370 था वो नहीं हटाना चाहिए था। कई लोग इसको धोखा भी बताते हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका का बेसिकली दुनिया भर में क्या असर हुआ उससे रिलेटेड है। आपको याद होगा कि बीते शुक्रवार को अमेरिका में जॉब्स के डेटा रिलीज किए गए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में तबाही देखने को मिली है, खासकर शेयर मार्केट में। अमेरिका में तो शेयर मार्केट में गिरावट दिखी। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में भी भारी गिरावटें देखने को मिली थी और आज एशिया का शेयर मार्केट भी कहीं ना कहीं थर्राता हुआ दिखा। इवन भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावटें दिखी हैं। निफ्टी में अभी तक 3.5% की गिरावटें देखी गई हैं और सेंसेक्स में भी करीब 3-3.25% की गिरावटें देखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जॉब का डेटा पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, ये भी आप समझिए। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक स्लो डाउन दुनिया के, जैसे साल 2008 में अमेरिका में मंदी आई थी वैसी ही अब, और उसका असर पूरी दुनिया में देखा गया था, वैसा ही अब कहा जा रहा है कि शायद कनाडा, अमेरिका, यूके में एक मंदी का दौर शुरू होगा और उसका असर पूरी दुनिया में देखा जाएगा। भारत में भी बहुत सारे इकोनॉमी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने पिछले कई बुलेटिन में बताया भी है कि भारत में जो सरकार है, भारत सरकार वो हर संभव कोशिश कर रही है कि जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। जबकि भारत सरकार हर किस्म की रियायतें बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। और जो एक हिसाब से इंडिया में भी जो बेरोजगारी का जो डेटा है वो लगातार बढ़ रहा है और उसका असर हमें लोकसभा इलेक्शंस में भी दिखा था। और अब शेयर मार्केट में भी हमें 4 जून का याद करिए, जब रिजल्ट आ रहे थे, उस दौर में भी बहुत सारा नुकसान हमें लोगों का दिखा था। और अब भी लोग कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया में भी दिख रहा है।
अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर बिहार से आई। बिहार में 9 कावड़ियों की मौत हो गई है करंट लगने के कारण, हाई टेंशन तारों के कारण। ऊपर से तार गुजर रहे थे और जो कावड़िए थे वो बहुत बड़ी कावड़ लेके जा रहे थे और उसमें 2 लोग घायल हुए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी दुखदायी खबर है। और इस जो पूरी कावड़ यात्रा चली इसमें बहुत सारी दुर्घटनाओं की खबरें तो आई आई और सरकार की तरफ से जो बद इंतजामी थी उसकी खबरें भी लगातार आई हैं और इसका विश्लेषण हमने इस बुलेटिन में भी किया है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पेरिस ओलंपिक्स से है। पेरिस ओलंपिक्स में आज भारत का 10वां दिन है और अभी तक भारत के पास सिर्फ 3 मेडल हैं, तीनों सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल है। भारत अभी भी सिल्वर और गोल्ड की बाट जो रहा है। और आज जो बैडमिंटन मेल बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन वो भी आज ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए हैं। और बीते कल यानी कि 4 अगस्त को उनका सेमीफाइनल मैच था, उसमें भी वो हार गए थे और सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए आज कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज मेडल मैच था, उसमें भी वो हार गए हैं। लेकिन वो पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सेमीफाइनल खेला। इससे पहले भारत का कोई भी मेल बैडमिंटन प्लेयर यानी कि जो मर्द बैडमिंटन खिलाड़ी है वो कभी आज तक कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था, सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंच पाए थे। तो एक हिसाब से लक्ष्य सेन ने एक बड़ा लक्ष्य तो हासिल किया लेकिन मेडल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज सिर्फ जो वुमेन रेसलिंग हुई यानी कि महिला पहलवानों का एक मैच था, उसमें जो निशा दहिया है उनका मैच था 68 किलोग्राम में और उन्होंने पहला जो प्री क्वार्टर फाइनल मैच था वो जीत लिया है 6-4 से। अब थोड़ी देर बाद ही उनका क्वार्टर फाइनल मैच होगा और उसके बाद पता चलेगा कि क्या वो सेमीफाइनल खेल पाएंगी या नहीं खेल पाएंगी। विनेश फोगाट का मैच है वो कल है यानी 6 अगस्त को होगा। इसके अलावा कल जेवलिन थ्रो के भी मैच होंगे, उसमें नीरज चोपड़ा भी होंगे और भी कई ऐसे खिलाड़ी होंगे। बेसिकली तो जो जर्मन खिलाड़ी हैं जेवलिन थ्रो में उनके ऊपर भी नजर बनी रहेगी और भारत के नीरज चोपड़ा के ऊपर भी रहेगी। आपको पता ही होगा कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पिछली बार जेवलिन थ्रो में कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है उसने कई कारनामे इस ओलंपिक में किए हैं। उसमें एक कारनामा तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद हराया और दूसरा कारनामा ये है कि अब वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उम्मीद है कि अगर ये मैच भी जर्मनी के साथ अगला मैच होगा और अगर जर्मनी के साथ ये मैच जीत जाते हैं तो फाइनल वो लोग खेलेंगे और उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत इस बार शायद ओलंपिक में हॉकी में खासकर ओलंपिक खेले। और जो हरमनप्रीत हैं, कप्तान हरमनप्रीत, वो काफी अच्छी फॉर्म में हैं। पिछला मैच हम सबको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ था, मैच टाई हो गया था और ब्रिटेन के साथ इस मैच में टाई होने के बाद पेनल्टी शूट आउट में भारत के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कमाल किया। जो भारत के गोलकीपर हैं श्रीजेश, उन्होंने 2 गोल ब्रिटेन वालों के रोके और भारत ने लगातार 4 गोल उनको किए। तो 4-2 के मुकाबले से भारत ने पेनल्टी शूट आउट में जो हॉकी का मैच जीत लिया था और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था। अब जर्मनी के साथ मैच है, जर्मनी अच्छी टीम मानी जाती है। अब पता लगेगा कि भारत फाइनल खेलेगा, कल पता लगेगा कि भारत फाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा। जो पेरिस ओलंपिक्स में बहुत कम मुकाबले बचे हैं, ज्यादातर जो कॉन्टैक्ट गेम्स हैं जैसे रेसलिंग, कुछ मुकाबले बॉक्सिंग के बचे हैं, थोड़ी एथलेटिक्स बची है जिसमें जेवलिन थ्रो वगैरह है। तो अभी 2-3 दिन में ही क्लियर हो जाएगा कि भारत को कोई और एडिशनल मेडल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अभी तक तो जो मनु भाकर हैं उनके पास 2 मेडल हैं और सरबजोत सिंह के पास 1 मेडल है और यानी कि 2 मेडल तो शूटिंग में है अपने पास भारत के पास और 1 मेडल, तीनों ही मेडल शूटिंग में है। जो तीसरा मेडल है महाराष्ट्र के हैं सुकाले, वो भी शूटिंग में उनका मेडल आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल अभी ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत के पास कोई ऐसा खिलाड़ी अभी नहीं है जो गोल्ड मेडल जीत पाए। सिर्फ नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीदें की जा रही हैं, विनेश फोगाट से भी मेडल की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गोल्ड बेशक ना आए पर उनका मेडल आएगा। तो ये अभी भारत के ओलंपिक के बारे में इस किस्म की बातें हो रही हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर आज पंजाब से आई और पंजाब से जो खबर है वो पंजाब की जो छोटी सरकार है उसके बारे में। छोटी सरकार मतलब पंचायतें, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति। बेसिकली क्या है कि पंजाब में पिछले 1 साल से सरपंची के चुनाव नहीं हुए हैं।
उसका रीजन ये है कि जो पंजाब सरकार है वो अलग अलग बहाने लेकर आ जाती है, और सरपंच पिछले 1 साल से पंजाब में जो गांव लेवल पे किसी भी किस्म की सरकारें नहीं है। और हम ये मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में अगर 3 तरीके की सरकारें हैं, जिसमें पहली तो माना जाता है कि जो अपर हाउस है राज्यसभा का और लोकसभा का, दूसरा माना जाता है जो विधानसभाएं हैं, और तीसरा कहीं ना कहीं माना जाता है जो पंचायती राज है उसको। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज पिछले 1 साल से पंजाब में गायब है। 1 साल पहले पंजाब की पंचायतें हैं वो भंग हो गई थी, और अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। और इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस चला गया था। एक पंजाब के वकील ने PIL दायर की थी, इसको लेकर सुनवाई हो रही है। और आज जब पूछा गया तो पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वे सितंबर में चुनाव है, पंजाब के पंचायती चुनाव वो करवाने जा रहे हैं। हालांकि ये भी कितना बड़ा एक हिसाब से पंजाब के साथ धोखा रहा कि पंजाब में जो गांव लेवल की जो सरकारें हैं, जो सरपंच हैं, जिला परिषद है, वो पिछले 1 साल से नहीं थे। 1 साल से मतलब एक हिसाब से आप इमरजेंसी कह सकते हो कि गांव लेवल पे तो इमरजेंसी लगाई रखी थी आम आदमी पार्टी सरकार ने। खैर, हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अब पंजाब सरकार को मजबूर होना पड़ा है पंजाब में पंचायती चुनाव करवाने के लिए। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर हरियाणा से आई। हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी हैं वो चुनाव के 2 महीने पहले अब क्योंकि हरियाणा चुनाव में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है, और उससे पहले लगातार खूब सारी घोषणाएं कर रहे हैं, खूब सारी। जैसे रणजीत सिंह चन्नी ने साल 2022 के इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन से पहले की थी, वैसी ही कहीं ना कहीं जो घोषणाएं हैं वो नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की है कि किसानों की 24 फसलों को MSP पे खरीदेंगे। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आपने 10 साल तक क्या किया? फिर इसका मतलब आप सिर्फ 2 महीने पहले कह रहे हैं कि किसानों की जो इलेक्शन से 2 महीने पहले कि हम किसानों की 24 फसलों को MSP पे खरीदेंगे। इसके अलावा 133 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की बात भी कही है। बेसिकली वो कोई कर्ज नहीं है बल्कि नहरी पानी का आबियाना है। तो हरियाणा में बेसिकली क्या है कि जो नहरी पानी है उसका आबियाना वसूला जाता है। वो तो वसूला तो आज तक नहीं गया है, हर सरकार को उस आबियाने को माफ करना पड़ता है। उसी को ये जो मीडिया वाले हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देखो किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ कर दिया गया। वो कोई कर्ज नहीं है, आबियाना है नहरों का, और हरियाणा में आज तक कोई भी सरकार आबियाना वसूल नहीं पाई है नहरी पानी का। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर भी कहीं ना कहीं हरियाणा से रिलेटेड ही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो अमित शाह हैं वो काफी सक्रिय दिख रहे हैं, और उन्होंने हरियाणा के जो कोर ग्रुप की मीटिंग है लीडरों की, उनकी बैठक भी बुलाई है। उसमें बात करते हुए जो राव इंद्रजीत सिंह थे वो कहीं ना कहीं मुखालफत कर रहे थे कि बीजेपी ने अभी से CM कैंडिडेट क्यों उसका ऐलान किया। तो राव इंद्रजीत को अमित शाह ने कहा कि जरूरी है नायब सिंह सैनी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि राव इंद्रजीत अपने आप को CM का चेहरा देख रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने अमित शाह चंडीगढ़ में भी थे। चंडीगढ़ में भी उन्होंने अपने भाषण में जो नए आपराधिक कानून लागू किए हैं उनकी जस्टिफिकेशन जैसा कुछ दिया, और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि हमारी पूरी 5 साल सरकार चलेगी। जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, वो भ्रमित कर रहा है लोगों को कि ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरा 5 साल चलेगी, क्योंकि जो हमारे पास नंबर हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और 240 नंबर कोई छोटा नंबर नहीं होता। ये कांग्रेस के पास पिछले 3 कार्यकाल में जो 2004 से 2014 तक जो उनकी सरकार थी उस टाइम पे भी कांग्रेस के पास इतना बड़ा नंबर नहीं था, हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, ये अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में कहा। उससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो पंजाब से है। पंजाब में जो बरनाला के किसान संगठन हैं, चाहे उसमें BKU उग्राह और दूसरी कई किसान यूनियन हों, उन्होंने 15 अगस्त को जो आज़ादी का जश्न है वो ना मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया का फ्रीडम जो डे है वो नहीं मनाएंगे, और उसका कारण एक तो ये बताया कि जो नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं इंडिया में, नया जो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर जो लागू किया, एक तो उसकी मुखालफत है, दूसरा MSP की गारंटी कानून के लिए। हालांकि BKU आप सबको पता है कि जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ DC दफ्तरों पे पुतले फूंक देने जैसे जुलूसों में ही शामिल होती है। बाकी वो जो अभी करंट में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें किसी किस्म का भी भाग नहीं लेती है।
अगली खबर की बात करें तो अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। और अयोध्या में एक 12 साल की नाबालिग के साथ रेप मामला आया है और उसमें जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर लगे हैं। और उसके उनका मोहम्मद मुईद नाम है उनका, और मुईद के ऊपर आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी के भी बैकफुट पे चली गई है। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट कराए जाने की बात कही है और अलग अलग किस्म के नैरेटिव हैं। जब तक मेरे को लगता है कि इस पूरे केस में पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ पता नहीं है कि क्या ये पूरा मामला है। तो कल के बुलेटिन में जरूर मैं इस रेप केस के बारे में आपको अपडेट दूंगा। उसका रीजन ये है कि अयोध्या हारना बीजेपी के लिए सबसे दुखद खबर थी और उत्तर प्रदेश में अभी 10 विधानसभा सीटों पे बाय इलेक्शन होने हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की खबरें भी इंपॉर्टेंट है और अयोध्या भी बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया और उसी सीट को बीजेपी वहां से हार गई थी। यार, ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। कल दोबारा हमारी मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी।